बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम ऑल। वही हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा ट्रांसपोर्ट इन मैन। यानी कि आज से हम अपने आप को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और हम देखते हैं कि हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ये कहता है कि इंसान के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए होती है। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है? तो हार्ट के ऊपर, ब्लड के ऊपर, वेन्स के ऊपर, आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज। यानी कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये मिल के हमारा क्या बनाती हैं? एक सिस्टम बनाती हैं जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, या सिंपल हम जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आज से हम ब्लड को स्टार्ट करते हैं, देन फिर हम हार्ट की बात करेंगे, फिर देन हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज की बात। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि भाई ब्लड को डिफाइन करने का एक तरीका है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड क्या है, तो हम कहते हैं ये फ्लूइड है, फला फला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ब्लड बेटा आप लोगों का जस्ट एक किस्म का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स के ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सेल्स एंड फाइबर्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इस टाइप के टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और आपका ब्लड जो है वो एक किस्म का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और इस ब्लड के टोटल होते हैं 2 पार्ट्स। ठीक है, जब आप ये टेस्ट ट्यूब लें और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप अपना खून डालें, आप अपना ब्लड डालें, और इस ट्यूब को आप एक मशीन के अंदर डालें, उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज। वो इस तरह से गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है, जिसे हम स्पिनिंग एक्शन कहते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप देखेंगे कुछ हिस्से, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे आके बैठ जाएंगे, और कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो ऊपर तैरता रहेगा। तो ये कहते हैं जो ऊपर तैरता रहेगा पानी की तरह जो पोर्शन होता है, उसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, जो कि 55% होता है। और ये जो नीचे बैठ जाते हैं ना, इनको कहा जाता है ब्लड कार्पस्कल्स या ब्लड सेल्स कहा जाता है। और ये टोटल ब्लड का 45% जो हिस्सा रखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा किसे कहा जाता है, देन फिर हम मूव करेंगे ब्लड कार्पस्कल्स की तरफ। भाई ये हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा है ना, ये ब्लड का विस्कस फ्लूइड होता है, जिसके अंदर 90% वाटर होता है। 10% जिसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, जैसे आपका सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम हो गया। इसके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं यानी कि फैटी एसिड्स। इसके अंदर यूरिया पाया जाता है, हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गई जो एग के अंदर मौजूद होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गई जो इम्यून सिस्टम में काम आती है, फाइब्रिनोजिन हो गई जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है। तो बेटा ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी ब्लड के फ्लूइड वाले पोर्शन में पाई जाती हैं। और ब्लड के उस फ्लूइड वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर हम ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करें, तो बचपन से आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि हमारे पास जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने किस्मों के होते हैं, 3 किस्मों के। एक होते हैं डब्ल्यूबीसी, एक होते हैं आरबीसी, और तीसरे आपको पढ़ाए जाते हैं प्लेटिलेट्स। पर आज आप कान खोल के सुन लो कि ये जो आपके प्लेटिलेट्स हैं ये एक्चुअली रियल में ये सेल नहीं होते, ये कुछ और है। तो जब प्लेटिलेट्स का टर्न आएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये सेल नहीं है तो ये क्या है। तो फिलहाल सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो ब्लड कार्पस्कल्स हैं वो एक्चुअली ब्लड के सेल्स हैं, और ये 2 किस्मों के होते हैं, 3 किस्मों के नहीं होते। अब आप इस बात को भूल जाओ। एक हमारे पास होते हैं आरबीसी, जिनको साइंस की ज़बान में एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। दूसरे हमारे पास होते हैं डब्ल्यूबीसीज, जिन्हें साइंस की ज़बान में ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। सही है बच्चा। बाकी जो प्लेटिलेट्स हैं, जिनको साइंटिफिकली थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ये कुछ और है। और जब इसका टर्न आएगा तो मैं समझा दूंगा ये कुछ और क्या है। तो आज हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए रेड ब्लड सेल्स का स्टार्ट करेंगे। और इसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है साइंटिफिक ज़बान में, मैंने आपको बताया। हम पहले इसकी कुछ जनरल बातें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। और ये 120 दिनों के बाद क्यों मर जाते हैं। आपने अमूमन सुना होगा कि ये 120 डेज के बाद मर जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जो आरबीसी होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को दूंगा। अच्छा, ये जो हमारे आरबीसी होते हैं ये बाय कॉनकेव होते हैं। ये कई बार आप लोगों की टेस्ट के अंदर पूछा गया है, और ये भी कई बार पूछा गया है। ये जो आरबीसी होते हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, इनिशियली इनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, ये सर्कुलर प्लेट लाइक सेल्स होते हैं, वो प्लेट जिसमें आप भात खाते हो, लंगर के पीछे जब भागते हो तो जिस प्लेट में आपको लंगर मिलता है उसको सर्कुलर प्लेट कहा जाता है। और ये आपके आरबीसी भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं।
अच्छा, आरबीसीज के अगर हम डायामीटर की बात करें तो 7 टू 8 माइक्रोन इसका क्या होता है, डायामीटर होता है। आप सब लोगों को पता है कि आरबीसी के अंदर एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन होती है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। और आप सब लोगों को ये भी पता है कि हीमोग्लोबिन के दो काम होते हैं। एक काम होता है कि ये ब्लड को रेड कलर देती है, दूसरा इसका काम होता है पूरी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन की क्या करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। और आपको पता है कि इस हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक हीम होता है यानी आयरन पार्ट, दूसरी ये प्रोटीन होती है जिसे आप ग्लोबिन कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, विच इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। एक्चुअली ये क्या है, एक प्रोटीन है जिसने अपने साथ किसको चिपकाया हुआ है, आयरन को। और ये आयरन की ही मेहरबानी होती है कि ये ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, रिवर्सिबल बाइंड करती है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि सर ने हीमोग्लोबिन की डिटेल क्यों नहीं बताई, क्योंकि बेटा इसकी एक तो डिटेल मैं आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर बता चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ, जहां मैं आपको बाइल के बारे में समझाता हूँ। दूसरा, मैं इसको चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी डिटेल में बता चुका हूँ जब मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का पढ़ाता हूँ। तो बार बार मैंने इसको नहीं पढ़ाऊंगा, तो जिसको पढ़ना है हीमोग्लोबिन की डिटेल तो ये वहां पे जाके पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे आरबीसी होते हैं ना, ये सारे के सारे बनते हैं बोन मेरो के अंदर। देखो बेटा, हमारी जो बोन्स होती है ना, जो लोन्स बोन्स होती हैं, जैसे फीमर वगैरह हो गई, ह्यूमरस वगैरह हो गई, इनके अंदर कुछ सेल पाए जाते हैं। देखो ये हमारे पास एक बोन है और इस बोन के अंदर ये कुछ सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इन सेलों को कहा जाता है स्टेम सेल। तो ये वाले जो सेल मैं बना रहा हूँ ना बच्चा, इन सेलों को क्या कहा जाता है, स्टेम सेल, ठीक है। ये वाले सेल हो गए स्टेम सेल्स। ओके, अब आप लोगों को पता है कि ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये वो सेल हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड होने के बाद नए किस्मों के हमें क्या बना के देते हैं, सेल बना के देते हैं। और ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किन सेलों के अंदर है, स्टेम सेल के अंदर। जिस तरह से प्लांट के हर सेल के पास ये एबिलिटी होती है ना कि वो मुख्तलिफ किस्मों के सेल आपको बना के देता है ऑर्गेन, इस तरह से हमारे हर सेल के पास ये एबिलिटी नहीं होती। सिर्फ किस सेल के पास होती है, स्टेम सेल के पास। और ये कहाँ पाए जाते हैं, बोन के अंदर। अब ये जब सेल एक जैसे सेल जब आपस में मिलते हैं स्टेम सेल, तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और इसी टिश्यू का नाम हम क्या रखते हैं, बोन मेरो रखते हैं। तो ये जो बोन मेरो टिश्यू है, एक किस्म का सॉफ्ट येलो टिश्यू है, ये किसका बना हुआ है, स्टेम सेल का। और मैंने बताया कि स्टेम सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करके नए सेल बनाने की। तो ये हमें नए सेल कौन से बना के देते हैं, एक तो हमें आरबीसी बना के देते हैं, दूसरा हमें कौन से बना के देते हैं, दूसरा हमें ये बना के देते हैं डब्ल्यूबीसी। सही है बच्चा। अच्छा, ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हेमाटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी। तो ये हमारे पास हो गई हेमाटोलॉजी, ये ब्लड की स्टडी हो गई। ब्लड की फॉर्मेशन को कहा जाता है हिमाटोपोइसिस। जब हमारे ब्लड बनता है ना, तो उसको कहा जाता है हिमाटोपोइसिस, ठीक है। हिमाटोपोइसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ दी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल के बनने को क्या कहा जाता है, हेमाटोपोइसिस। और इसमें जब हमारे आरबीसी बनते हैं तो उसको कहा जाता है एरिथ्रो। और फिर एरिथ्रो के आगे आपने क्या लगा देना है, पोइसिस लगा देना है, मींस फॉर्मेशन ऑफ दी आरबीसी। और इसी तरह से जब डब्ल्यूबीसी बनते हैं तो उसको ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। जब प्लेटिलेट्स बनते हैं तो उसको थ्रोम्बोपोइसिस कहा जाता है। जबकि तीनों के बनने को मिला के क्या कहा जाता है, हेमाटोपोइसिस। और ये हेमाटोपोइसिस हमारी कहाँ होती है, बोन मेरो के अंदर। तो आरबीसी आपके बेटा कहाँ बनते हैं, बोन मेरो के अंदर बनते हैं। रिप्स का बोन मेरो होता है, स्ट्रनम का होता है, हमारे पास लॉन्ग बोन का होता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा ये जो हमारे आरबीसी होते हैं ना, ये 120 दिनों के बाद मर जाते हैं। इनकी जो लाइफ स्पान होती है वो 120 दिन होती है। उसके बाद लीवर के सेल इसको फेगोसाइड करते हैं, खा जाते हैं। स्प्लीन के सेल, जिसे आपका बॉडी का ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है। इसके ऊपर मैं अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करूंगा, जो हमारे आने वाले टॉपिक है ना लिम्फेटिक सिस्टम के, उसके ऊपर। तो ये क्या करते हैं, इन आरबीसी को 120 दिनों के बाद फेगोसाइड कर देते हैं। अच्छा, आपको पता है कि इनकी डेथ क्यों हो जाती है 120 दिनों के बाद? अब आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, देखो ये हमारा एक आरबीसी है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है और इसके अंदर इसके दूसरे ऑर्गेनील भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता साइंसदानों ने क्या देखा कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने न्यूक्लियस को लॉस करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने ऑर्गेनील्स को लॉस करना शुरू कर देता है। अब आप लोगों के जहन में होगा कि सर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने न्यूक्लियस को या आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्गेनील को क्यों लॉस करने लगा है। तो इसका जवाब ये है कि आपने क्या पढ़ा था कि एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं।
अब ये चाहता है कि मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हों, तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ये बनाता जाता है और अपने न्यूक्लियस को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता जाता है, ऑर्गेनील को क्या करता जाता है, खत्म करता जाता है। तो साइंसदानों ने देखा कि 120 दिनों के बाद ये जो आरबीसी हैं ये फंक्शन लेस बन जाते हैं, इनका जो न्यूक्लियस है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, इनके ऑर्गेनील्स टोटली क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो लिहाजा 120 दिनों के बाद अब ये नाकारा हो गए, किसी काम के नहीं है। तो स्प्लीन के सेल्स और लीवर के सेल इन आरबीसी को तोड़ देते हैं, मार देते हैं। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसको भी तोड़ दिया जाता है। अब इसमें से हीम निकलता है जिससे आयरन भी होता है और जिसके अंदर रिंग भी होती है। आयरन को तो दोबारा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो रिंग होती है उसको तोड़ा जाता है किसके अंदर, पिगमेंट के अंदर, जिसे बाइलरुबिन बाइलवर्डिन कहते हो। ये सारी डिटेल बेटा मैं बता चुका हूँ, तो दोबारा मैं इसके ऊपर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। सही है बच्चा। अच्छा, तो ये कहता है कि हमारे पास जो आरबीसी की लाइफ स्पान होती है वो 120 डेज होती है, और मैं बता चुका हूँ कि इसकी लाइफ स्पान इतनी क्यों होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। और इसके पास न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपने न्यूक्लियस को खत्म कर देता है, और खत्म करने का रीजन ही यही होता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा ये अपने अंदर किसको बिठा सके, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर हीमोग्लोबिन को बिठा सके। तो ये बेटा एक छोटी सी कहानी थी किसकी, आरबीसी की। और आरबीसी का काम मैंने आपको बता दिया कि ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं और दूसरा ब्लड को रेड कर देते हैं, बस। इसके अलावा इसकी कोई और डिटेल मौजूद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डब्ल्यूबीसी के ऊपर और प्लेटलेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।